अभी तक हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में पुर्तगालियों और डचों के बारे में बात की। आज हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि EIC की स्थापना होती है। EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, ये जो नाम था ये बहुत बाद में जाकर के इस कंपनी को मिला। इस कंपनी का जो प्रारंभिक नाम था वो था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यह कंपनी भारत में डचों के आने से पहले ही स्थापित हो चुकी थी। हमने डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC के बारे में बात की थी, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में होती है। लेकिन अंग्रेजों की इस कंपनी की स्थापना दिसंबर 1599 ईस्वी में ही हो जाती है। यद्यपि भारत में अंग्रेजों का जो आगमन है वो डचों के बाद होता है। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारी मिलकर के एक सभा का आयोजन करते हैं, जिसमें पूर्वी द्वीप समूह यानी कि एशिया के पूर्वी एशिया के जितने भी द्वीप हैं, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया ये सब आ जाते हैं, उनके साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की जाती हैं। इस व्यापार के लिए 1599 में ही एक कंपनी का गठन किया जाता है और इस कंपनी को फिर बाद में इसका नाम रखा जाता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब इस कंपनी की स्थापना मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, इसके लिए इन व्यापारियों को परमिशन लेनी भी आवश्यक थी। तो इसके लिए ये व्यापारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक आज्ञा पत्र प्राप्त करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में चार्टर कह सकते हैं, जो कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इशू किया जाता है, जिसमें इन्हें 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ कंपनी के प्रबंधन के लिए भी व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए एक समिति बनाई जाती है, जिसमें एक निदेशक यानी कि डायरेक्टर, एक उपनिदेशक यानी कि डिप्टी डायरेक्टर और 24 सदस्य होते हैं। यह कंपनी, जैसा कि हमने VOC यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी बात की थी, तो वह सहकारिता के आधार पर संगठित की गई कंपनी थी, जिसके अपने शेयर होल्डर्स थे। उसी तरीके से ये जो कंपनी है इसके भी अपने शेयर होल्डर्स हैं और ये शेयर होल्डर्स ही मिलकर के ये जो अधिकारी है, कंपनी के इंचार्ज हैं, निदेशक, उप निदेशक और इसके जो 24 सदस्य हैं, उनका चुनाव करते थे। और ये जो समिति थी वही बाद में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इन समिति के सदस्यों को सौदागरों की जो आम सभा है यानी कि इसके जो शेयर होल्डर्स थे उनके द्वारा चुना जाता था और इसी समिति को बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के नाम से जाना गया। लेकिन इस कंपनी को 1600 ईस्वी का ये जो चार्टर मिलता है उसका एक तरीके से 1609 ईस्वी में रिन्यू होता है, नवीनीकरण होता है, क्योंकि 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी बनते हैं जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम के समय पे कंपनी एक नवीन व्यापारिक चार्टर प्राप्त करती है। इस चार्टर के द्वारा कंपनी को जो भी विशेषाधिकार प्राप्त किए गए थे वो शाश्वत बना दिए जाते हैं, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ के समय पर तो कंपनी को मात्र 15 साल के लिए व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुए थे, लेकिन इस चार्टर के द्वारा कंपनी के जो अधिकार हैं उनको हमेशा के लिए कंटिन्यू कर लिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक कंडीशन भी रखी जाती है और ये कहा जाता है कि अगर कंपनी का जो व्यापार है वो शासक वर्ग के लिए लाभप्रद होगा तो 3 वर्ष की पूर्व सूचना पर कंपनी को समाप्त किया जा सकेगा। कंपनी को इस तरीके से एकाधिकार तो मिल जाता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे अंग्रेज होते हैं जो कि इल्लीगल तरीके से एक तरीके से एशिया के साथ व्यापार करते रहते हैं। वे अपने आप को स्वतंत्र सौदागर या फ्री मर्चेंट्स कहते हैं, जबकि कंपनी उन्हें दस्तंदाज या इंटरपोलर कहती है, यानी कि एक तरीके से जबरदस्ती उनके अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले। तो इस तरीके का एक टेंशन जो है वो क्रिएटेड ऑलरेडी रहता है और इसी की परिणति होती है एक नई कंपनी की स्थापना, जिसका नाम ही रखा जाता है न्यू कंपनी। यह न्यू कंपनी हमने अभी पिछली बार जो बात की पिछली स्लाइड्स में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन से अलग है, उससे डिफरेंट है और
इस कंपनी की स्थापना का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। 1688 में इंग्लैंड में क्रांति होती है जिसे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति को गौरवपूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिना रक्तपात के होने वाली क्रांति है और इस क्रांति के द्वारा जेम्स द्वितीय, जो कि इंग्लैंड के शासक होते हैं उस समय पे, उनका तख्ता पलट कर दिया जाता है और उनकी जगह पर विलियम थर्ड और उनकी बीवी मेरी को संयुक्त शासक बनाया जाता है। इस क्रांति का परिणाम यह होता है कि इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। इन सब चीजों से व्हिग पार्टी जो है वो सत्ता में आ जाती है। इस समय पे संसद में जो पार्टी है वो व्हिग पार्टी है वहां पर, और वो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं होती है। कंपनी को ही वो मोनोपोली दिए जाने के पक्ष में नहीं होती है। इस कारण से जो इस कंपनी का प्रतिद्वंद्वी वर्ग होता है उनके द्वारा एक नई व्यापारिक कंपनी का गठन किया जाता है जिसे नाम दिया जाता है न्यू कंपनी। उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स से एक प्रस्ताव भी पारित करवा लिया जाता है 1694 में, 19 जनवरी 1694 को, जिसमें कहा जाता है कि जब तक संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना दे तब तक इंग्लैंड के सभी नागरिकों को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के इक्वल अधिकार होंगे। इसके द्वारा न्यू कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट को वैलिड ठहरा दिया जाता है। अब ये जो न्यू कंपनी स्थापित होती है वो जो पूर्व में स्थापित कंपनी है गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के साथ compete नहीं कर पाती है। लेकिन इसके बावजूद 1694 का जो हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव है उसके तहत दो और कंपनियां कायम की जाती है, जिसमें से एक का नाम रखा जाता है जनरल सोसाइटी और दूसरी का नाम रखा जाता है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। तो इस तरीके से इस समय पे बहुत सारी कंपनियां जो है वो बन जाती है, लेकिन ये कंपनियां पुरानी या मूल कंपनी से कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं, उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती हैं, जिस कारण से ये इन कंपनियों का हम देखते हैं कि आगे चल करके मूल कंपनी में विलय हो जाता है। 1702 में तो जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट का विलय हो जाता है और 1708 में हम देखेंगे कि ये तीनों कंपनियां मिलकर के जो मूल कंपनी थी गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन, उसमें उनका विलय हो जाता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि 1688 में बनी न्यू कंपनी, 1698 में बनी जनरल सोसाइटी और 1698 में ही बनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इन तीनों कंपनियों का 1708 में मूल कंपनी से विलय हो जाता है और एक नई कंपनी बनती है जिसका नाम पड़ता है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और यही कंपनी का ये जो नाम है वो 1833 ईस्वी तक कायम रहता है। 1833 ईस्वी के चार्टर के द्वारा इसका एक शॉर्ट नेम रखा जाता है जिसके नाम से हम इसे जानते हैं और वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। यह है ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और को समझने की कोशिश की और किस तरीके से उससे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा अपने देश में, उस बात को भी समझने की कोशिश की। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंचती है तो ये किस तरीके से व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देती है, उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।